जब किसी की एंजियोग्राफी होती है और एंजियोग्राफी में हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस मिलते हैं तो क्या हर एक ऐसे ब्लॉकेज को खोलना ज़रूरी होता है, जानेंगे इस वीडियो में। एंजियोग्राफी में हार्ट की नस में जो ब्लॉकेजेस मिलते हैं उनको खोलने के बारे में अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इसका जवाब ये है कि नहीं, हर एक ब्लॉकेज को खोलना ज़रूरी नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनर ब्लॉकेजेस को ही छोड़ा जा सकता है, बल्कि इवन मेजर ब्लॉकेजेस लाइक 80, 90 या इवन 100% ब्लॉकेजेस को भी कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में बिना खोले, बिना ओपन किए छोड़ा जा सकता है। आगे हम जानेंगे डिटेल में कि कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको हमने ओपन करना चाहिए और कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। तो अब हम उन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे ये डिसाइड होता है कि क्या इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को खोलना चाहिए भी या नहीं। सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है ब्लॉकेज का परसेंटेज। इन जनरल अगर कोई ब्लॉकेज 60-70% या उससे कम हो तो हम उसे ओपन नहीं करते हैं, सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है ताकि वो ब्लॉकेज उस लेवल पर स्टेबलाइज हो जाए और बढ़े ना आगे जाके। लेकिन अगर ब्लॉकेज का परसेंटेज इससे ज़्यादा होता है 80%, 90%, 95% या इवन 100%, ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द लोगों में उन ब्लॉकेजेस को खोलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन याद रखिए, परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज अकेला ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे किसी ब्लॉकेज को खोलना या नहीं खोलना ये डिसीजन होता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि कौन सी वेसल में, हार्ट की जो करोनरी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज होती है उनमें से कौन सी वेसल में ये ब्लॉकेज हुआ है। क्या ये ब्लॉकेज हार्ट की जो मेन नस होती है उसमें हुआ है या उसकी किसी ब्रांच में हुआ है। यूजुअली अगर ब्लॉकेज हार्ट की जो मेन नस होते हैं, याद रखिए हार्ट में 3 मेन नसें होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 होती है, राइट में 1 होती है। तो अगर इन मेन नसों में ब्लॉकेजेस है तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली उस ब्लॉकेज को खोलना पड़ता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज हार्ट की बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस में है, एकदम बारीक सी नसों में है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ब्लॉकेज का परसेंटेज ज़्यादा भी हो तो भी ऐसे सिचुएशन में बहुत बार ब्लॉकेज को खोलना सही कदम नहीं होता है। और इनमें भी हम यूजुअली दवाइयाँ ही देते हैं ताकि वो ब्लॉकेज बढ़े ना या मेन नस में ना फैल जाए। ऐसे सिचुएशन में हम ब्लॉकेजेस को ओपन नहीं करते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया होता है कि अगर मेन नस में भी ब्लॉकेज है तो वो किस लोकेशन पे है, तो लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज। तो ऐसा है कि अगर किसी मेन नस का जो ब्लॉकेज है नस के शुरुआती हिस्से में या उसके मिड या बीच वाले हिस्से में होता है तो यूजुअली उसे खोलना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज मेन नस के एकदम एंड पे है, एकदम उसका जो आखिरी किनारा है, उसका जो एंड है वहाँ पर है, तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली ब्लॉकेज को हम नहीं खोलते हैं। अभी इसका कारण ये है कि जो एंड वाला जो ब्लॉकेज होता है ना, उसके पार बहुत थोड़ी सी नस का हिस्सा होता है और यूजुअली वो एरिया हार्ट के बहुत ही छोटे से हिस्से को सप्लाई करता है। जब कोई नस का ब्लॉकेज ऐसे लोकेशन में हो और ये छोटी या बारीक नसें या ब्रांचेस जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया उस पर भी ये बात अप्लाई करती है कि अगर नस के उस हिस्से में ब्लॉकेज हो जो हार्ट के बहुत थोड़े से हिस्से को सप्लाई करता है तो यूजुअली उसको खोलने का ये जो प्रोसीजर है, चाहे हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हो या बाईपास कर रहे हो, ऐसे बड़े ऑपरेटिव प्रोसीजर्स नहीं किए जाते हैं। यूजुअली इस तरह के ब्लॉकेजेस को हम मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं। एक चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और वो ये कि अगर हार्ट की नस में, जिस नस में ब्लॉकेज है, वो हार्ट के जिस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है उसमें कितनी जान बाकी है या उसमें रिकवरी होने के, हार्ट के पंपिंग ताकत को बढ़ने का कितनी पॉसिबिलिटी बाकी है। क्या होता है ना, कभी कभी इवन इफ हार्ट की किसी बड़ी नस में ब्लॉकेज है, उसके शुरुआती हिस्से में ब्लॉकेज है, मान लो 90% ब्लॉकेज है किसी बड़ी नस के शुरुआती हिस्से में, लेकिन वो नस जिस हार्ट के हिस्से को सप्लाई करती हो वो अगर ऑलरेडी परमानेंटली डैमेज हो गया है, हो सकता है उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ हो और उस वजह से वो हिस्सा इतने देर तक उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिला कि वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो गया है। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं उस नस को खोल के ब्लड सप्लाई शुरू भी करता हूँ तो भी उस व्यक्ति को उस तरह के प्रोसीजर या ऑपरेशन से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नस जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है वो तो ऑलरेडी डेड हो चुका है। उसको वापस ब्लड सप्लाई बढ़ाकर हमको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। और इसलिए इस तरह के ऑपरेटिव प्रोसीजर करने का उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर
नस जिस हार्ट के हिस्से को सप्लाई करती है, अगर उसमें कोई जान नहीं बाकी है, रिकवरी का कोई चांस नहीं है, तो अगर वो मेजर नस में भी ब्लॉकेज है तो ऐसे सिचुएशन में हम यूजुअली इस तरह की नस को ऑपरेटिव प्रोसीजर के द्वारा ओपन नहीं करते हैं। अब ये तो हमने डिस्कस किया कि ब्लॉकेज के क्या फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक है जिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उस ब्लॉकेज को खोलना चाहिए या नहीं। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के ब्लॉकेजेस को खोलना चाहिए भी या नहीं। देखिए, जब पेशेंट किसी बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और बहुत उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ना अगर मैं एंजियोग्राफी करता हूँ और मुझे दिखता है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, तो मैं हर एक ब्लॉकेज ओपन नहीं करते रहूँगा। ऐसे सीरियस सिचुएशन में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि उस व्यक्ति की पहले जान बचाए और बाद में बाकी के ब्लॉकेजेस खोलते बैठे। तो मैं देखूंगा कि इनमें से कौन सा ब्लॉकेज है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और जिसके वजह से पेशेंट की ये कंडीशन हो गई है। ऐसे सीरियस सिचुएशन में मैं सिर्फ उतना ही ब्लॉकेज खोलूंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं लंबा प्रोसीजर करता हूं तो वो पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए सही नहीं होता है ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से मैं सिर्फ क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज खोलता हूँ। बाकी ब्लॉकेजेस या तो हम पेशेंट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाने के बाद खोलते हैं, या फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन से भी काम चल सकता है तो ऐसे सिचुएशन में मैं सिर्फ दवाइयाँ देता हूँ और उस व्यक्ति को रेगुलरली फॉलोअप करते रहता हूँ। तो इस तरह से पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम ब्लॉकेजेस खोलने वाले हैं या नहीं। तो एक पेशेंट मुझे याद आ रहे हैं, उनको मुझे मिलने के करीब 2 हफ्ता पहले हार्ट अटैक हुआ था और जब मुझे वो मिले उनका एंजियोग्राफी किया मैंने और हार्ट की जो सबसे मेन नस होती है ना उसमें उनको 100% ब्लॉकेज था। लेकिन जब मैंने उनका बाकी ओवरऑल क्लिनिकल प्रोफाइल देखा, रिपोर्ट्स देखे, 2D को देखा, कार्डियक MRI भी कराया मैंने फिर उनका, और उससे मुझे ये समझ में आया कि हार्ट की जिस नस में उनको 100% ब्लॉकेज था ना, वो हार्ट के जिस हिस्से को सप्लाई कर रही थी वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो चुका है और इसको खोल के कुछ खास इनको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने उनको एडवाइस किया कि इवन इफ़ आपको 100% ब्लॉकेज है, इसको खोल के कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं आपको दवाइयाँ देता हूँ, उतना चालू रखिए। ये बात करीब 6-7 साल पहले की है। आज भी वो पेशेंट रेगुलरली मेरे फॉलोअप में आते हैं और 6 महीना में मुझे दिखाते हैं, बिल्कुल बढ़िया उनका काम चल रहा है और उस 100% ब्लॉकेज को मैंने खोला नहीं, उसके बावजूद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये जो डिसीजन प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती है और सब कुछ देखने के बाद ही एक पर्टिकुलर डिसीजन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में लिया जाता है। तो फाइनली याद रखिए, ये जो डिसीजन होता है कि किस ब्लॉकेज को खोलना चाहिए या नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है और बहुत सारी बातों को देखने के बाद ये डिसीजन होता है, वो ब्लॉकेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पेशेंट की कंडीशन सब देखने के बाद ये डिसीजन होता है कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉकेज को खोलने की ज़रूरत है भी या नहीं। और हर ब्लॉकेज को, क्योंकि हार्ट की नस में ब्लॉकेज है इसलिए उसे खोल देना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है लेकिन आप एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।